कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भारतीय कलाकृतियां को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 12 भारतीय कलाकृतियां। अपने देश की समृद्ध कला और संस्कृति पर हमें गर्व है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी कलाएं विकसित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी अपनी एक अलग ही पहचान है। किस वजह से? कला और संस्कृति की वजह से। भारतीय संस्कृति विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। जहां एक और हमारे देश में अनेक विभिन्नताएं, यानी हमारे देश में भिन्नताओं बहुत ज्यादा है, कहीं कुछ विभिन्नताएं तरह तरह की हैं यहाँ पर। वही कला के रंगों की गहराई भी है। ध्यान से देखें तो हमारी संस्कृति एक विशाल कलात्मक वह वृक्ष यानी पेड़ है जिसकी हर डाली पर अपना अलग रंग का पत्ता खुशनुमा महक रहा है। यानी जिस तरीके से पेड़ पे इतने सारे पत्ते होते हैं वो एक समान रंग के ना होकर अलग अलग रंग के हैं। इतनी कलाएं यहाँ पर भारत में हमारी में मौजूद है। इसकी हर शाखा की जड़ें जमीन में बड़ी गहरी गंभीर गहराई के साथ धंसी हुई है। जो कलाएं हैं वहां पर यहाँ पर जो मौजूद कलाएं उनकी जो जड़ें यानी उनकी जो नींव है वो बहुत मजबूत है। इस विराट संस्कृति की कलात्मक गहराइयों का परिचय हमारे गर्व को बढ़ाता है। इस संस्कृति की कलात्मक जो गहराइयां हैं वो हमारी संस्कृति को और भी ज्यादा बढ़ाती है। साथ ही नई पीढ़ी का इससे जुड़ना कला को अमृतत्व प्रदान करता है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह कलाएं आगे बढ़ती आ रही हैं। यदि नई पीढ़ी उस कार्य को न सीखे या उस कला को न सीखे तो कला नष्ट हो जाएगी, लेकिन नई पीढ़ी भी अपना पूरा योगदान उस कला के लिए दे रही है। हर मनुष्य के भीतर चित्र बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। वह अपनी कल्पनाओं तथा भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्र का सहारा लेता रहा है। पहले चित्र द्वारा ही अपनी बात बताई जाती थी, तो चित्रों का सहारा सबसे पहले लिया जाता था। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी चित्र बनाते हैं, चाहे वो सही ना बना पाए लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं सही चित्र बनाने का। मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम चिन्ह गुफाओं में चिन्हित हैं। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्रकला शैलियों को जन्म दिया है। आइए भारतीय चित्रकला की कुछ विशिष्ट शैलियों की रोचक जानकारियों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले है थंगल कलाकृतियां। आध्यात्मिक सोच का एक सुंदर साकार रूप है। कैसा रूप है? सुंदर और साकार रूप है। इसका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से होता है। थंगल किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई है। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला का नामकरण थंगल किया गया। ये कहां पर विकसित हुई? तिब्बत में। और थंगल मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित कला है। इस शैली के चित्र गहरी भावना का रहस्य लेकर उकेरे जाते हैं, यानी बनाए जाते हैं। उकेरे जाने मतलब बनाए जाना है। बौद्ध धर्म की महान शाखा के सूत्र का आशीर्वाद और वज्रयान शाखा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। भगवान बुद्ध तथा अन्य धार्मिक चरित्र, देवी देवता, बौद्ध दर्शन और उपदेश थंगल चित्रकों के आध्यात्मिक प्रतीकों को थंगल चित्रकों में आध्यात्मिक जो चित्र हैं उनको विशेष जगह दी गई है, यानी आध्यात्मिक चित्रों पर ज्यादा जोर दिया गया है। इन्हें सफेद कपड़े पर बनाया जाता है। गहरी बारीक चित्रकारी से
भरे इन चित्रों में रंगों का विशेष महत्व होता है। इसमें सफेद रंग शांति का, सुनहरा नवजीवन, आनंद और निर्वाण का द्योतक होता है, यानी सूचक होता है। लाल रंग प्रेम और द्वेष दोनों की पराकाष्ठा का, तो काला रंग क्रोध का होता है। पीला रंग यहाँ पर अनुकंपा और हरा रंग चेतना, बोध का प्रतीक होता है। यहाँ पर इस योजना के कारण ये चित्र भावनाओं की साकार अभिव्यक्ति करते हैं। इन रंगों की खास बात यह है कि सभी प्रकृति से प्राप्त खनिज और वनस्पति से ये रंग तैयार किए जाते हैं। जो इसमें रंग उपयोग में आते हैं वो प्राकृतिक रंग होते हैं। थंगल शैली में बनी कलाकृतियां आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का रूप भी मानी जाती है। भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। यह एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है। इस कला शैली से बने भित्ति चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से, यानी आसानी से देखे जा सकते हैं। भित्ति चित्र हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से देखे जा सकते हैं। भित्ति के अतिरिक्त तंजावुर कलाकृतियों की एक लघु चित्र शैली भी प्रभावित है या प्रचलित है। 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। किसका? मराठों का। मराठा रजवाड़े में कला और संस्कृति को आश्रय और प्रोत्साहन देने की अद्भुत परंपरा थी। मराठा जो लोग थे वो कला और संस्कृति को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे। उस काल में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ। कौन से काल में? मराठा रजवाड़े काल में। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। किसकी? कटहल जो होता है जिसकी सब्जी बनती है उसके फूल से बना होता है। फूल फलक पर गोंद के गत्ते को चिपकाकर सूती कपड़ा जमाया जाता है। सूती कपड़े पर चूने के पत्थर का लेप किया जाता है। इस सतह को चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल बनाया जाता है। पूरा चित्र उकेर लेने के पश्चात जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग को भरना है उन्हें खाली छोड़ दिया जाता है। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है। रत्नों के किनारों पर सोने के वर्क को इमी के गोंद से चिपकाया जाता है। जवाड़ का काम पूरा हो जाने पर वनस्पति से तैयार रंगों की सहायता से नरम ब्रश द्वारा कलाकृति को पूरा किया जाता है। तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। इस शैली में नवीन कृष्ण जो कि मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण की छवि यानी चित्र और राम राज्याभिषेक के चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण और राम के राज्याभिषेक वाले चित्र हैं। समय के साथ इस शैली में भी अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लग गए हैं। रत्नों व सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियां होती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासी निवास करते हैं। यहाँ पर आदिवासी रहते हैं। इन आदिवासियों द्वारा विकसित लोक कला को वर्ली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। पुरातत्वविदों की मान्यता है कि कला
10वीं शताब्दी में यह लोकप्रिय हुई। वर्ली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा है। सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहन किया है, यानी बढ़ाया है। वर्ली कलाकृतियां विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें शुभ शगुन माना जाता है। इनके बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है। इन कलाकृतियों में चित्रकला को त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिला घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती हैं। इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती, मतलब इस कला में सीधी रेखा नहीं खींची जाती, टेढ़ी रेखाएं ही खींची जाती हैं। रेखाएं बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं। इन्हीं के सहारे आदमी, पेड़, प्राणी, पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे, ताशे, खेलते बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियां गोबर, मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे में पानी घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सवों पर भी घर की दीवारों पर चौक बनाया जाता है, जिसे हम मांडना भी कहते हैं। यह सारे त्योहार खेतों की कटाई के समय किए जाते हैं, इसीलिए इस समय कला में भी ताजे चावल का आटा का प्रयोग किया जाता है। रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तिल्लियों से ही किया जाता है। दो चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है, यानी गैप होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाओं को बताता है। वर्ली कलाकृतियां का सफर घर के गोबर, मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर आज की तारीख में कैनवस तक आ पहुंच गया है। इस लोक कला का चित्रण अब प्रिंट माध्यम से साड़ियों, चादरों आदि की छपाई और धागे से कढ़ाई के रूप में भी किया जाने लगा है। अब आते हैं हमारी मधुबनी कला। मधुबनी लोक कला विहार क्षेत्र की है। किसकी? विहार क्षेत्र की। मधुबन का अर्थ है माधुर्य और वन अर्थात शहद उद्यान। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए यह कला प्रसिद्ध है। यह कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव में भी प्रसारित है। विद्यापति की मैथिली कविताओं की रचना स्थली इस कलात्मक अंचल में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले हैं। मधुबनी की कलाएं कृतियां तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीपकर उसके ऊपर वनस्पतिक रंगों से पौराणिक गाथाओं के चित्र के रूप में उसे उकेर दिया जाता है, यानी पेपर पे गोबर को लिपा जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग तैयार करते हैं और बांस की तिल्लियों में रुई लपेटकर तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी, लाल और सुआपंखी हरा जो रंग होता है उसका प्रयोग किया जाता है। काला रंग ज्वार को लहाकर प्राप्त किया जाता है या फिर दिए की कालिक को गोबर के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। पताशा या टेशु के फूलों से नारंगी रंग जो है वो तैयार किया जाता है। कुसुम के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है।
रंगों को स्थायी और चमकदार बनाने के लिए इन्हें बकरी के दूध में घोला जाता है। बकरी के दूध में घोलने से उन रंगों की चमक बढ़ जाती है। मानव और देवी देवताओं के चित्र के साथ प्राकृतिक विषय, आकृतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान दिया गया है। तोते, कछुए, मछलियां, सूर्य, चंद्रमा और मधुबनी के प्रिय विषय हैं। भारतीय पौराणिक अवतारों की झलक इसमें स्पष्ट दिखाई देती है, यानी साफ दिखाई देती है। बांस, फूल, कमल, लताएं और स्वास्तिक धन धान्य की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह चित्रित किए जाते हैं। दीवार और कागज के साथ यह कला मिट्टी के पात्रों, पंखों और विवाह के अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी की जाती है। भारतीय समृद्धि कला परंपरा के ये केवल 4 नमूने हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कला शैलियां विभिन्न अंचलों में प्रचलित है। हजारों लाखों लोक कला धर्मियों ने वंशानुक्रम अनुसार अपना जीवन कला को समर्पित किया है। इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कलाएं जीवंत है, यानी आज भी मौजूद है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए शब्दार्थ को देखते हैं। मंडल अर्थात वर्ताकार, बाहुल्य, अधिकता, तीलियां यानी मोटी सीकें, प्रोत्साहन यानी बढ़ावा, फलक अर्थात लकड़ी का तख्ता या पत्ती का जो चित्र के आधार का काम दे, ज्यामिति अर्थात रेखागणित, उकेरना यानी उभारना, रेखांकित अर्थात करना, वंशानुक्रम यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पुरातत्विता, पुरातत्व की जानकारी रखने वाला, तर्क यानी सोने चांदी को कूट कूट कर बनाया गया पतला पत्तल, पराकाष्ठता यानी चरम सीमा, भित्ति चित्र, दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं, द्योतक यानी सूचक या फिर जानकारी देने वाला। अब है हमारा अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें किस पर गर्व है? हमें अपनी संस्कृति व कला पर गर्व है। ख, कौन से जगत में हमारी अलग पहचान है? संस्कृति जगत में हमारी अलग पहचान है। किस शैली से बनी कलाएं महान शक्ति का रूप मानी जाती हैं? थंगल शैली में बनी कलाएं महान शक्ति का रूप मानी जाती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में कौन सी जाति का निवास है? महाराष्ट्र के ठाणे में वर्ली जाति का निवास है। प्रश्न पहला, लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, थंगल कला शैली का आरंभ कब और कैसे हुआ? सीधा संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है तथा इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित विषयों की इस कला में नामकरण को थंगल कहा गया। इसमें भारी रहस्य वाली भावनाओं को उकेरा जाता है। ख, तंजावुर कला शैली का आरंभ कब और कैसे हुआ? अठारहवीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। मराठों को कला और संस्कृति से बहुत प्रेम था और वो उन्होंने हमेशा उससे प्रोत्साहित किया गया। इसी काल में तंजावुर कला शैली का भरपूर विकास हुआ। तंजावुर कलाकृति का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बने होते हैं। इन्हें मूल फलक पर गोंद से गत्ते से चिपकाकर सूती कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ पर पूरा चित्र उकेर लेने के बाद में जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंग भरे होने जगह है, उनकी जगह को खाली छोड़ दिया जाता है और बाद में उसमें रंग भर दिए जाते हैं। तंजावुर चित्रों के विषय
धार्मिक और पौराणिक कथाओं से संबंधित होते हैं तथा इसमें सबसे ज्यादा नवीन कृष्ण यानी मक्खन वाले कृष्ण जी का चित्र तथा राम का राज्याभिषेक केक का चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्ली चित्रकला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली जाति के आदिवासी लोग रहते हैं। इन आदिवासियों द्वारा विकसित कला को ही वर्ली लोक कला कहते हैं। यह लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। इसमें हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाल और अंग्रेज सभी शासन रहते थे और सभी ने यहाँ पर इस कला का प्रोत्साहन किया है। इन्हें शुभ शगुन माना जाता है। जब भी कोई शादी विवाह होता है, इनकी वर्ली कला का प्रयोग किया जाता है। इनके बिना शादी का शुभारंभ नहीं होता। इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं होती, बिंदु से बिंदु मिलाकर आकृतियां बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें सीधी रेखा नहीं पा जाती। आजकल वर्ली जो कला है, इसका प्रयोग इन्हीं के सहारे आम आदमी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे ताशे खेलते बच्चे और स्त्रियों के चित्र बनाए जाते हैं। वर्ली कला का प्रयोग आजकल साड़ियों, सूटों और चादरों पर भी प्रिंट किया जाता है। वर्ली कला अब गोबर और मिट्टी की सतह वाली दीवार से शुरू होकर कैनवास तक भी आ पहुंची है। थंगल शैली को गहरी भावनाओं की शैली क्यों कहा गया है? थंगल शैली में गहरी भावनाओं के रहस्यों को उकेरा जाता है। इसीलिए बौद्ध धर्म की महान शास्त्रा में सूत्र आशीर्वाद का व्रजवान शास्त्रा के तांत्रिक मूल्यों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। इसमें धार्मिक चरित्र, दैवी देवी के उपदेश, थंगल में आध्यात्मिक प्रतीकों को विशेष महत्व दिया गया है। थंगल शैली से बनी कलाकृतियां आस्था, त्याग, समर्पण और प्रेम, धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति का रूप भी मानी जाती है। प्रश्न दूसरा हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अपने देश की समृद्धि, संस्कृति, अपने देश की समृद्ध संस्कृति पर हमें गर्व है। ख, थंगल कलाकृतियां रिक्त स्थान सोच का सुंदर रूप है। थंगल कलाकृतियां आध्यात्म सोच का सुंदर रूप है। ग, रिक्तस्थान शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। घ, यह सारे रिक्तस्थान खेतों की कटाई के समय आते हैं। ये सारे उत्सव। ड, रिक्तस्थान कला विहार क्षेत्र की है। कौन सी कला है विहार क्षेत्र की? मधुबनी। तीसरा, सही कथन पर सही तथा गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वर्ली कलाकृतियां विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। थंगल कलाकृतियों का सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है। थंगल कलाकृतियों के बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है। कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कलाएं जीवंत है। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें हमें सही के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है।
क, पहला, नारंगी रंग किस फूल से बनाया जाता है? गुलाब, कुसुम, पलाश या सूरज? पलाश। दूसरा, सामान्यतः इन चित्रों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2, 6, 5 या 7? भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। चौथा, रंगों को स्थायी बनाने के लिए किसके दूध में घोला जाता है? बकरी के दूध में। थंगल कलाकृतियों का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन से, हिंदुओं से या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म से। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।